आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर, पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान के ऊपर में, यानी पॉलिटिकल साइंस में। तो बात कर ले पॉलिटिकल साइंस के, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का आपका 12th क्लास में दो बुक्स है। जिसमें बात कर ले तो बुक 1 और बुक 2, जिसमें एक बुक जो आपका है वो है समकालीन विश्व में राजनीति। तो एनसीईआरटी के दोनों बुकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहले बुक्स है और पहले बुक के पहले जो चैप्टर्स है, अध्याय है, वो है आपका शीत युद्ध का दौर, जो कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड एनसीईआरटी के बुक्स की बात कर ले तो वो है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी एक इंडियन पॉलिटिक्स को देखेंगे और दूसरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखेंगे, यानी विश्व में राजनीति और भारत में राजनीति। तो अभी हम लोग विश्व में राजनीति के ऊपर में पकड़ बना रहे हैं और तमाम तरह के यूनो से लेकर के सारी चीजों के बारे में वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले बुकों में अगर हम पढ़ लेते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स को समझने में थोड़ा सा हमारा नेटवर्क बरियार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों को लिंक कर पाएंगे और जब ज्यादा चीज लिंक होगा तो एक थिंकिंग पावर डेवलप हो जाएगा और उसके साथ एनसीईआरटी को पढ़ने में बेहतर तरीके से एकदम मजा आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग ये बात कर ले तो शीत युद्ध का दौर आपका ये पहला चैप्टर है और इसको चालू करने के लिए एनसीईआरटी के ही केवल बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। क्योंकि इससे पहले ध्यान सुनेंगे, ये शीत युद्ध के दौर के बारे में बात कर ले तो इसका 2 वीडियो क्लिप्स जो है वो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो अगर इस चैप्टर को गंभीरता से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर के जो शुरुआती होते हैं ना वो बीच भाग से हम पढ़ाएंगे आपको। एनसीईआरटी शुरू कर रहा बीच से, लेकिन उससे पहले भी क्या क्या चीजें हो गई है, ये तमाम तरह की चीजों के ऊपर में हम लोग 2 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। और वो वीडियो लेक्चर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो भाग 1 भाग 2 आपका 2 वीडियो लेक्चर्स जो है वो डेमो के रूप में मिल जाएंगे, यानी इस चैप्टर का बेस है। अब आते हैं हम लोग फाइनली, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से आप अपने बुक को रखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ आ जाएगा। चलिए शीत युद्ध के दौर की बात कर ले तो ये ध्यान रखेंगे। अब एनसीईआरटी के बुक के डेटा के अगर ऊपर में हम बात कर ले तो कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ध्यान सुनेंगे, 2 महाशक्तियां विश्व में उभर करके आई। और वो ध्यान से सुनेंगे वो कौन कौन है। तो वो एक आपका क्या है भैया, तो ये याद रखेंगे अमेरिका वाला है जिसको कहेंगे यूएसए। और ये याद रखेंगे ये सोवियत संघ वाले हैं जिसमें 15 देशों का एक गणराज्य था। ध्यान सुनेंगे, लेनिन के टाइम में 15 देशों का एक गणराज्य जो है, यानी 15 देशों का एक समूह मिला कर करके और ये बना था जिसको कहते हैं सोवियत संघ, यानी यूएसएसआर। तो ये 2 महाशक्तियां जो है सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आ रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर करके और 45, यानी 1945 के बाद विश्व में 2 महाशक्तियां उभर करके आई। अब जैसे ही आप बुक खोले होंगे तो अगर आपके पास बुक होगा तो ये बुक्स में ये बातें को ध्यान से सुनेंगे कि आपको 2 फिगर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से आपको 2 पिक्चर्स जो है वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। और पिक्चर्स के मतलब को समझेंगे, यहां से ही 12वीं के क्लास में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना होती है। ये जो पिक्चर है, चलिए ये आपको एकदम धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, तो ये आप पिक्चर्स आप देख पाएंगे। इस पिक्चर्स में ऊपर जो झंडा लहरा रहे हैं वो कोई और नहीं, वो अमेरिका के सैनिक हैं। और नीचे में जो झंडा लहराते हुए आपको दिख रहे हैं वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की सैनिक है। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पे एक ये यूएसए यानी अमेरिका वाली और एक 15 देशों का एक गणराज्य समूह के साथ में जिसको कहते हैं सोवियत संघ, और ये इधर वाला भाग में है, ये याद रखेंगे पूर्वी वाला है और ये है पश्चिमी वाला। तो 2 उभर करके आ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और दोनों एक दूसरे के जो है वो ताना तानी की स्थिति माहौल पूरे वर्ल्ड में बनाए हुए हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे तो एक अभी चित्र में देखे ऊपर में अमेरिका की सैनिक है और दूसरा जो सोवियत संघ के जो गणराज्य देश का जो सैनिक है वो सैनिक नीचे में हम आपको दिखाए थे वो भी झंडा लहरा रहा है। अब दोनों कहां कहां झंडा लहरा रहे हैं इस पर बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं।
तो ये ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा की लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान अमेरिका ने, याद रखेंगे, अमेरिकी जो सैनिक है वो सैनिक झंडा लहराते हुए आपको नजर आए थे। तो ये झंडा कहां लहरा रहे हैं, ये ध्यान से सुनेंगे। ये आपका जापान कहां है, तो इधर आपका सोवियत संघ और इधर आपका चीन। ठीक है, हम लोग तो ये भारत वाले हैं ना, और जैसे ही चीन से हम इधर साइड में बढ़ेंगे तो इधर आपको चीन के एकदम नजदीक ही कुछ दूरी पे इधर के क्षेत्रों में देखेंगे तो ये जापान वाले मिल जाएंगे। थोड़ी से आराम से देखेंगे ये कौन सा देश है, तो सर ये जापान है, ये याद रहेगा आपको। अब ये जापान में क्या है कि अमेरिका वाला भिड़ गया था। भिड़ने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि जापान वाले अमेरिका के होनोलुलु द्वीप को उड़ा दिया था, तरह तरह की चीजें। अब ये अमेरिका और जापान के बीच जो युद्ध हुआ है ना फरवरी में, इसको कहते हैं आइवो जिमा का युद्ध यानी लड़ाई। ये पूछता है बरहमा के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइवो जिमा की लड़ाई जो है वो किन दो देशों के बीच लड़ी गई थी, तो ये याद रखेंगे अमेरिका और याद रखना है जापान। अमेरिका और क्या याद रखना है, तो जापान। अब देखिए आइवो जिमा, अ से आपका यहीं से निकल जाएगा, अ से अमेरिका, और जी जो है इससे आप जापान समझ सकते हैं। तो आइवो अमेरिका, जिमा यानी जापान। तो ये याद रखेंगे किन दो देशों के बीच हो रहा है, तो ये अमेरिका और जापान के बीच हुआ था, और जिसमें अमेरिकी की सैनिक जो है वो झंडा लहराते हुए एकदम ये शुरुआत ही हो रहा है आपका चैप्टर से, उसमें ऊपर में अमेरिका के सैनिक झंडा लहरा रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, एक और आदमी है जो झंडा लहरा रहा है, ये सोवियत गणराज्य वाले, और ये कहां झंडा लहरा रहे हैं इनको भी देख लेते हैं। कहते हैं कि मई 1945 ईस्वी में एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का नाम है राइस्टैंग बिल्डिंग। ध्यान से सुनेंगे, बिल्डिंग का नाम आप याद रखेंगे, ये बिल्डिंग से ही प्रश्न बनते हैं, ये याद रखना है कि राइस्टैंग बिल्डिंग जो है वो सर कहां है। अब ये ध्यान सुनेंगे, तो ये जो बिल्डिंग का आप नाम देख रहे हैं ये बिल्डिंग आपका जर्मन में है। सर कहां है, तो जर्मन में है। और ये रहा आपका, याद रखेंगे, इधर साइड में ये आपका इटली है, इटली के बगल में इधर ऑस्ट्रिया सीमा बनाएगी, और ऑस्ट्रिया ऊपर में सीमा बना ले ही किससे, तो जर्मन से। मान लेते हैं सर ये हमारा एक एवरेज यूरोप का एक देश जिसको कहते हैं जर्मन। क्या कहते हैं इसको, तो ये जर्मन। अब ये ध्यान से सुनेंगे, जर्मन में याद रखेंगे ये सोवियत संघ वाले जो है ये घुस जाते हैं, और ये याद रखना है आपको कि यही जर्मन में जर्मन की एक राजधानी है, और राजधानी का नाम क्या है सर, आप पहले भी जानते होंगे, इस राजधानी का नाम है बर्लिन। याद रखना है जर्मन की राजधानी कौन है, तो जर्मन की राजधानी है बर्लिन है। अब इस बर्लिन वाले क्षेत्रों में ही एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का नाम है राइस्टैंग बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग के ऊपर में सोवियत संघ वाले जाकर करके झंडा फहरा दिए। ध्यान से सुनेंगे, यानी कहीं ना कहीं 1945 से सोवियत संघ वाले जो है वो यहां पे जाकर के घुस जा रहे हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर बर्लिन में दीवार खींचा जाएगा 150 किलोमीटर लंबा, और उस दीवार का नाम ही हो जाएगा बर्लिन का दीवार, और खींचने वाला आदमी है सोवियत संघ। वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये ध्यान से समझेंगे, तो यहां पे सोवियत संघ वाले ने ये जर्मन में गए, और जर्मन की राजधानी बर्लिन, और बर्लिन में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है राइस्टैंग बिल्डिंग, और इसी पे ये लहरा देते हैं झंडा। बाद में हम लोग देखेंगे कि 1948 में जर्मन की राजधानी बर्लिन के ये नाकाबंदी करता है सोवियत संघ। यहां से भी प्रश्न आते हैं, जहां जहां से फैक्ट्स आते हैं जो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तमाम तरह के ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले से पढ़ाते आ रहे हैं चीजों को, तो हमारे दिल दिमाग में चलते रहते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो इसीलिए वहां पे हम जोड़ देते हैं। तो इसको बड़ा बढ़िया से आपको देखना है, ताकि जब हम फिर आपको क्वेश्चंस देंगे लास्ट में तो यही सारी चीज रिपीट होगा। अब ये ध्यान सुनेंगे, तो यहां पे सोवियत संघ वाले घुस तो गया है 45 में ही बिल्डिंग पे झंडा लगा रहा है। लेकिन बर्लिन की नाकेबंदी कब कर रहा है, तो बर्लिन के नाकेबंदी सोवियत संघ वालों ने 1948 में किया है। कब किया है, 1948 में। और यहां दीवार कब खींचेगा, यहां से प्रश्न बनेगा, तो दीवार खींचेगा 1961 में। चलिए इतने बेस लेते हुए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और जस्ट हम लोग आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का एकदम बड़ा सा टाइटल मिलता है, क्यूबा मिसाइल संकट।
ध्यान सुनेंगे। आपकी एनसीईआरटी यहां से डायरेक्ट बातें करने लगी है क्यूबा मिसाइल संकट से, जबकि पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता दिए थे कि क्यूबा मिसाइल संकट से पहले क्या क्या हो गया था। तो 1945 में शीत युद्ध का आरंभ होता है, 1948 में अमेरिका मार्शल योजना लेकर के आता है, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक तरह से एक सहायता था, यानी फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता देना, पैसे उसी की मदद कर देना, ताकि पश्चिमी देश जो है वो कहीं ना कहीं, ये पश्चिमी यूरोपीय का देश जो है वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के प्रभाव में न चल जाए। इसीलिए अमेरिका इसको क्या कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है। तो यहां पे देखें, उसके बाद हम लोग देखें कि नाटो की स्थापना हो गई 4 अप्रैल 1949 को, नाटो की स्थापना। इस दौरान देखें कि वर्सा पैक्ट की भी स्थापना हो गया था, जो इसका एक सैन्य गुट था। और इसी के अलावा देखें कि 1961 में फाइनल निकल करके आ गया एक और गुट, नया गुट, जिसमें भारत भी खुद शामिल हुआ था, और उस गुट का नाम क्या है, तो गुट निरपेक्ष, यानी NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये सारे पहले के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा दिए गए। अब एनसीईआरटी के ही हम दायरा में रह करके बातें कर ले, तो अब हम लोगों को पढ़ना है क्यूबा मिसाइल संकट। लेकिन भैया बता दें कि ये संकट तो हम लोग पढ़ेंगे ही, चूंकि बुक्स में है और इसी से तो प्रश्न बनेंगे, लेकिन इससे पहले भी कुछ संकट हो रहे हैं। अब वो जब जानेंगे तो इसके लिए बेहद बेस साबित होने वाला है। तो चलिए कुछ और संकट के बारे में थोड़ी थोड़ी यहां पे जान ले। एक है कोरिया संकट, ये ध्यान सुनेंगे। कोरिया संकट क्या है? कोरिया संकट 1950-53 में है। यहां से आपको 12वां क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसको आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कहानी तो थोड़ा सा समझ जाएंगे। अभी ध्यान सुनेंगे, कोरिया है कहां? तो ये आपका चीन है, और चीन के बगल में यहां पे एकदम सट जाती है, और ये साइड जो है ये पूरा का पूरा पहले कोरिया था। लेकिन कोरिया में क्या हो जाता है, ध्यान से सुनेंगे, ये कोरिया 2 वर्ग में बट जाता है, और एक यहां पे कोरिया का ऊपर वाला भाग उत्तरी कोरिया, और कोरिया के नीचे वाला भाग जो होता है वो दक्षिणी कोरिया हो जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पे बहुत तरह के लोचा है, हम डायरेक्ट वे में बता रहे हैं कि इसका उत्तरी कोरिया का जो भाग है सर, ये याद रखेंगे, सोवियत संघ वाले जो है ये उत्तरी कोरिया में किसी तरह से सहायता प्रदान करते हैं, और ये अमेरिका वाले जो है ये दक्षिणी कोरिया में घुस जाते हैं। तो यहां पे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो यहां पे एक उत्तरी कोरिया का प्रभाव किसका है? उत्तरी कोरिया में प्रभाव है सोवियत संघ का, और जबकि दक्षिणी कोरिया में प्रभाव किसका हो गया? अमेरिका के। क्योंकि बताया ना 1945 के बाद ऐसा विश्व में माहौल आ गया था कि जहां जहां कुछ अपनी शक्ति को दिखावे, वहां ये भी किसी दूसरे देशों पे अपनी शक्ति को दिखावे। और कई जगह ये लोग सामने आ रहे हैं, ये लोग लड़ाई जैसा माहौल बना रहे हैं, लेकिन लड़बे नहीं करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है शीत युद्ध। युद्ध के जैसा माहौल लगेगा, लेकिन युद्ध कभी होगा नहीं, ठंडे ठंडे रह जाएगा, तो ये नामकरण हो जाएगा इसका शीत युद्ध, यानी कोल्ड वॉर। तो चलिए ये ध्यान से सुनेंगे, उत्तरी कोरिया का प्रभाव जो है वो सोवियत संघ का, और दक्षिणी कोरिया पर प्रभाव किसका है? अमेरिका के। विश्व में लगभग देशों में अलग अलग देश जाते हैं, जैसे आप 10वां में पढ़े थे इटली के एकीकरण, इसमें पढ़े थे जर्मन के एकीकरण। इटली कई टुकड़ों में विभाजित था, कुछ क्षेत्रों पे देखे थे कि पोप हुकूमत करते थे रोम वाले क्षेत्रों में, कुछ देखे थे कि फ्रांस के अंडर में दे दिए गए थे ऊपर और दक्षिण वाले प्रांत को, कुछ पर ऑस्ट्रिया खुद अपने कब्जा रखा था, और कुछ ऑस्ट्रिया वाला क्या किया, वहां जो बुर्बो वंश वगैरह सब चलते हैं, वो अपने खास कर करके रिश्तेदारों को भी इटली को दे दिए थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इटली का एकीकरण हुआ, संपूर्ण इटली एक हो गया और एक देश के रूप में जाना गया। जर्मन का भी एकीकरण हो गया। तो काफी सारे विश्व में ऐसे देश थे जो टुकड़ों में एक समय में विभाजित भी हुए और बाद में एक भी हो गए। लेकिन ये कोरिया एक नहीं हुआ। आज भी अगर कोरिया में आप चले जाएंगे तो आपको दक्षिणी कोरिया वाला जो देश है ये अलग तरह से है, और यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव में है। ये आपका पूंजीवादी टाइप के आप कह सकते हो, और यहां पर जो है आपका ज्यादातर ये सोवियत कल्चर से ज्यादातर ये संबंधित है। और एक बात ध्यान सुनेंगे, जब हम आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में गुटबाजी भी पढ़ा दिए हैं कि कौन नाटो में जाएगा, कौन वर्सा पैक्ट में जाएगा, तो उस संदर्भ में भी देखेंगे कि जब उत्तरी कोरिया पर किसका प्रभाव है? सोवियत संघ। तो जब भी सोवियत संघ गुट बनाएगा ना, वर्सा पैक्ट किसका है? सोवियत संघ का, यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर में कौन शामिल हो जाएगा? तो उत्तरी कोरिया भी शामिल हो जाएगा। अब ये लिंक है जो आप रटना नहीं पड़ेगा, न तो रटते रहेंगे कि सोवियत संघ के वर्सा पैक्ट में कौन कौन देश शामिल हो रहा है। एक को आएंगे, पहचान करते चले जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोरिया संकट, थोड़ी बहुत आप समझने की बात यहाँ पे समझना था, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट
नहीं है। दूसरी थोड़ी बहुत एकदम झटका से देख लेंगे, बर्लिन संकट। बर्लिन संकट 1958 से लेकर के लगभग 1961 तक रहा, और ये बर्लिन संकट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ध्यान से सुनेंगे। बर्लिन के बारे में भी बताए थे कि बर्लिन में तो 1945 में ही सोवियत संघ वाले आ गए हैं, जो कि जर्मन की राजधानी बर्लिन है, और यहाँ पे झंडा भी लहरा दिए 1945 में सोवियत संघ वाले ने। और याद रखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, 1948 में पूरे बर्लिन की नाकाबंदी सोवियत संघ के द्वारा कर दी गई। और याद रखेंगे 1961 में ये क्या हो गया कि ये सोवियत संघ वाले ने, याद रखेंगे, जर्मन की राजधानी बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा दीवार खींच दिया। 150 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं, 150 किलोमीटर लंबा दीवार खींच दिया, और लगभग जर्मनी के 2 टुकड़े यहां पे हो गए। याद रखेंगे, दीवार के इस तरफ अगर बात कर ले तो ये आपका पूर्वी जर्मनी का भाग हो गया, और दीवार के इस तरफ बात कर ले तो ये पश्चिमी जर्मनी का भाग हो गया। ध्यान सुनेंगे, अगर हम पूर्वी जर्मनी की बात कर ले तो पूर्वी जर्मनी, याद रखेंगे, यहां पर सोवियत संघ का सैन्य व्यवस्था वगैरह है, और अगर पश्चिमी जर्मनी की बात कर ले तो यहां अमेरिका साहब यहां पे आए हुए हैं। यानी जर्मनी में भी ये दो महाशक्तियां जो है, 2 ग्रेट पावर जो है, यूएसए और सोवियत संघ, ये दोनों कहीं आमने सामने हो रही है, ये जर्मनी। ध्यान सुनेंगे, अब यहां पर जब दीवार खींचा-खींची कर दिया गया, चूंकि पूर्वी जर्मनी के बहुत सारे जो ऐसे लोग थे वो सोवियत संघ से खुश नहीं थे। अब हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, और चीन वाला आकर करके और कर्क रेखा के हिसाब से भारत को 2 वर्ग में बांट देगा, तो हम लोग को अच्छा लगेगा? नहीं। हम लोग को दिल्ली की राजधानी है, और राजधानी में आकर के अमेरिका वाला, ये चीन वाला, और वहां पे अपने मन से एगो बिना हमारी अनुमति का दीवार खींच करके दिल्ली को 2 वर्ग में बांट देगा, तो हम लोग खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। और यहां पे सोवियत संघ वाला क्या कर दिया कि दीवार खींच दिया, जिससे पूर्वी जर्मनी की जनता में नाराजगी देखी गई, और पूर्वी जर्मनी के जनता जो है वो दीवार फांक के ई पट्टी आवे लगा। जब देखा कि दीवार लोग फांक जाएगा, तो ऊपर से दीवार के ऊपर में कांटे टाइप के बिछा दिए गए, और दीवार के किनारे किनारे जो है सर, वो सेना लगा दिए गए कि पूर्वी जर्मनी के जो लोग हैं वो पश्चिमी जर्मनी में ना चला जाए। लेकिन लोग कम थोड़ी न थे, लोग भी बड़ा चतुर थे, लोग बड़ा जो है कि एडवांस थे। जब कहे कि दीवार एजा पड़ी मोटका खींचल है, तो इधरे से का किए लोग कि सुरंग बनाना शुरू कर दिए, और सुरंग अंदरे अंदरे दीवार तो ऊपर रह गया, और अंदरे अंदरे सुरंग के रास्ते जो है वो पूर्वी जर्मनी से लोग कहां चले आए, तो पश्चिमी जर्मनी। हालांकि जब इस तरह से बहुत सारे मामला आए तो ये सोवियत संघ वाले जो है ये कठोर नीति भी अपनाए, ठीक है, लेकिन रुकने वाला कहां था, जिसको जो मर्जी था, तो पूर्वी जर्मनी से लोग जो है वो पश्चिमी जर्मनी आने लगेंगे, और वही दीवार से तंग आकर करके, और 28 साल तक ये दीवार चलेगा, और 28 साल के बाद यानी 1961 से लेकर करके 28 साल जोड़ देंगे तो 1989 ईस्वी की बात कर ले तो ये दीवार को यही पूर्वी जर्मनी के लोग जो है वो गिरा देगा। तो इस दौरान ये याद रखेंगे, ये आपका बर्लिन संकट के रूप में हम इसको जान सकते हैं। तो ये अभी क्यूबा संकट से पहले, क्यूबा मिसाइल संकट से पहले ये कुछ संकट को देख रहा है। ये बर्लिन संकट हो गया, क्या ये कोरिया वाला संकट हो गया, समझ बात को। अब यहां ध्यान सुनेंगे, एक कांगो गणराज्य के बारे में भी देख लेंगे। कांगो गणराज्य आप वर्ल्ड मैप पे अगर देखना चाहें तो अपने साथ नक्शा रखेंगे, तो ये मोटा मोटी अफ्रीका का हम एक नक्शा बनाने की कोशिश किए हैं, बना नहीं है बढ़िया से, लेकिन यहां पे अफ्रीका में देखेंगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये याद रखेंगे, इसको कहते हैं कांगो गणराज्य। अब ये कांगो जो है वो कहां में है, तो ये अफ्रीका में एक देश है जिसको कहते हैं कांगो। और यहां पर क्या है सर कि 1960 के दशक में संकट है। अब ये संकट कैसा है ये ध्यान सुनेंगे, तो यूरोप के अंतर्गत आने वाला एक देश है, उस देश को कहते हैं बेल्जियम। और पहले यहाँ पे बेल्जियम का कब्जा था, लेकिन बेल्जियम वाले क्या किए कि इसको आजाद करके चले गए। जैसे भारत में भी पहले किसका कब्जा था, तो ब्रिटेन वाले का, और ब्रिटेन वाले भारत को आजाद करके चले गए। ठीक उसी तरह से जब कांगो आजाद हो गया तो कुछ बेल्जियम के जो लोग रहते थे, तो ये देखिए ये पूरा कांगो अफ्रीका में है, और अफ्रीका में लोग कैसे होते हैं, तो काले काले होते हैं, खास करके दक्षिण अफ्रीका की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे लोग और काले मिलेंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर काले टाइप के आदमी थे, और यहाँ बेल्जियम वाले जो थे वो गोरे थे। तो कहीं ना कहीं काले और गोरों में यहाँ पे भी दिक्कत हो गया होगा, और दिक्कत होने से ज्यादातर जो बेल्जियम के लोग बसे थे ये उत्तरी वाले भागों में। तो यहाँ बेल्जियम क्या किए, उत्तरी वाले भागों में बेल्जियम का हस्तक्षेप हो गया। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर गोरे लोग थे, और जो पहले के यहाँ के जो मूल निवासी थे
वो तो काले रंग के थे, तो यहाँ काले रंग वाला ज्यादातर नीचे शिफ्ट होने लगे और ऊपर वाला गोरखा लोग का इधर कब्जा हो गया, यानी कांगो के ऊपर वाला भाग में। तो यहाँ पे ऊपरी वाले भाग को किसका समर्थन मिला, तो बेल्जियम का मिल गया। और ध्यान से सुनेंगे, साथ ही साथ अमेरिका भी उत्तरी वाले जो कांगो का एरिया है इस पर अमेरिका भी अपना जो है वो सहायता दे रहा है। अब इतना बात जब हो गया तो सोवियत संघ वाला कहा कि जब ऊपर वाला तुमको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो रुको, दक्षिण में हम भी तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं जहां जहां कुछ कर रहा है वहां वहां ई आ जा रहा है, और जहां जहां ई कुछ कर रहा है वहां वहां ई आ रहा है। दोनों दिखाना चाहता है एक दूसरे के पावर, लेकिन सामने सामने नहीं दिखा रहा है। एक दूसरे का कपार फोड़ देना भाई बा, तो एक दूसरे के कपार फोड़ ही नहीं रहा है, मार ही नहीं रहा है कहो बम अम, खाली दिखा रहा है दूसरा पर ईजा कर करके और कुछ टीटा कर करके और धमकाना चाहता है, एक खौफ बनाना चाहता है। सर बात ना, अपने अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता है कि हम पावरफुल है, हम पावरफुल है, और एकरा में पिसा जाता है कोनो छोटका। ये दोनों बरियार है, दोनों लड़बे नहीं करता है। आप गांव में भी देखेंगे, आपके इलाका को कोई रंगदार होते हैं और फलाना जगह के कोई रंगदार होते हैं, और सोचिएगा कि दोनों लड़ जाए तो लड़बे नहीं करता है, बार बार समझौते कर लेता है। लोग तो फेरा में रहबे करता है कि फलना फलना लड़ जाए, बड़ी एकदम खत्म आदमी है, कितना आदमी के कपार फाड़ दिया है, माथा है, थाना में इतना केस है, ओकरा कौन कुछ बिगाड़े जाए, तो बेचारा लोग चुप रहता है। हाँ, लेकिन जौन दिन बिगड़ेगा तो अंदरे अंदरे जो जनता है ना वो खुलखुलाता गुदगुदाता है कि ठीक कैलक, ऊपर वाला सब देखते रहते हैं। समझ रहे बात को? तो इसी तरह के बात समझेंगे, लेकिन जब तक कि दोनों लड़ेगा नहीं, एकरा में बीच में दूसरे कोई पिसा जाएगा। तो यहाँ कांगो वाले क्षेत्र में वही हो रहा है कि कांगो के उत्तरी वाला जो भाग है यहाँ अमेरिका को इसका समर्थन मिला, तो दक्षिणी वाला भाग में कहा कि रुक तू करिया आदमी है, तो सोवियत संघ वाला करिक्का के सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी दोनों आ गए। ये संकट याद रखेंगे, इसको कहते कांगो गणराज्य यानी कांगो संकट के रूप में भी आप जानते हैं। चलिए आगे ध्यान सुनेंगे। अब इसमें हीट आदमी यही है क्यूबा, और क्यूबा मिसाइल संकट आदमी नहीं देश है, और देश के क्यूबा संकट जो है वही से आपके प्रश्न भर के आएंगे, और इसी को समझना है चैप्टर के स्टार्टिंग में। इसके बाद हम लोग अफगानिस्तान का संकट हम लोग देखेंगे, किस तरह से सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में भी अपना सैन्य व्यवस्था उतार देगा। हालांकि सोवियत संघ की यह कमी थी, क्योंकि सोवियत संघ की स्थिति जब खराब हो रही थी और उसी दौरान अपना ही खाए ला खर्चे ना, वो कहते हैं ना कि खाए ला खर्चे ना डेवरी पर नाच, घर में पैसा नहीं है चूल्हा जुटेला, और नाच आ रहा था 500 उड़ा रहे हैं, एकदम 200 कर्जा लेकर के उड़ा रहे हैं। वही चीज हो जाएगा कि अपने यहाँ की स्थिति डगमग होते रहेगी सोवियत संघ के, और जाकर के अफगानिस्तान में सेना उतार देगा। तो वहां पे हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान संकट को लेके। लेकिन अब हम लोग आते हैं चैप्टर के ऊपर में, और ये है सर समझना अब क्यूबा संकट। तो जब क्यूबा संकट समझना है तो आपको वर्ल्ड में देखना पड़ेगा कि सर ये क्यूबा है कहां। तो जरा बढ़िया से देखेंगे कि क्यूबा यहां पे है। दिखने में तो ये देखो अमेरिका का ये भाग आकर के यहां तक आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं अमेरिका का भाग यहां तक आ रहा है, और अमेरिका के एकदम सटा हुआ, जस्ट सटा हुआ एक द्वीपीय देश है, और इस द्वीपीय देश का नाम क्या है सर, तो क्यूबा है। याद रखेंगे इस द्वीपीय देश का नाम क्या है, क्यूबा। ये जो देख रहे हैं ना सर, यही क्यूबा है। अब ये द्वीपीय देश क्यूबा है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये अमेरिका है, ये सोवियत संघ, तीन देश के अगर आप पहचान कर रहे हैं तो आपको क्यूबा मिसाइल संकट एकदम ऑन मैप पे, इसमें सर पिक्चर बना के लोड करते चलेंगे, सेव करते चलेंगे। एक एक देशों को देखते देखते वर्ल्ड मैप पे बहुत सारे देशों का पकड़ आपको हो जाने वाला है। तो चलिए ये देख लिए कि क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो कि सोवियत संघ से देखो बहुत दूर पे है सर, लेकिन ये अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका से ये बड़ा नजदीक है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, बात कर ले तो क्यूबा क्या था ना कि ये ज्यादातर ये सोवियत संघ जैसा अपना अर्थव्यवस्था, अपना सिस्टम चाहता था। ध्यान से सुनेंगे तो क्यूबा सोवियत संघ को फॉलो करने वाला कंट्री है। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनेंगे, यहां क्या हो जाता है कि अमेरिका बगल में है, और अमेरिका इसके यहां जा कर करके क्यूबा के यहां, और अमेरिका क्या कर दिया कि यहां इसके यहां जा कर करके और क्यूबा को एक अपने जैसा देश बनाना चाहता है, जिसको कहते पूंजीवादी। चूंकि अमेरिका पूंजीवादी था तो ये चाहता था कि हमारे बगल में ये क्यूबा जो है ये भी क्या हो जाए, तो पूंजीवादी। जबकि क्यूबा पूंजीवादी बनना भी नहीं चाहता था, यानी क्यूबा किसको फॉलो करता था, तो सोवियत संघ के। इसी तरह के पूरा अर्थव्यवस्था सिस्टम वगैरह ये चाहता था। अब यहाँ पे दिक्कत है कि क्यूबा चाहता है समाजवादी, और ये अमेरिका वाला चाह रहा है कि हमारे बगल में है, पड़ोसिया है, तो चलो तुम भी पूंजीवादी हो जाओ, तो हमारी वर्ल्ड में एक देशों की संख्या, हमारे जात बिरादरी का, हमारे जैसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी।
तो इसीलिए ये चाह रहा है कि पूंजीवादी। अब यहां पर क्या हो गया, ध्यान से सुनेंगे कि यहां पे ज्यादातर प्रभुत्व होने लगा अमेरिका के, और इसमें क्या हो गया कि क्यूबा में ही एक आदमी उभर करके वो निकल करके आए। ध्यान से सुनेंगे कहां में, तो क्यूबा में, ये ध्यान से सुनेंगे। और यहां उभर के आने वाले आदमी का नाम आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनका नाम है फिदेल कास्ट्रो। ध्यान से सुनेंगे, फिदेल कास्ट्रो, ये ध्यान से सुनेंगे। ये फिदेल कास्ट्रो जो है, ये ध्यान में रखेंगे आप बात को, कास्ट्रो या कास्ते कहीं कहीं मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। तो फिदेल कास्ट्रो जो है ये आपका कहां के एक राष्ट्रपति हो गए, तो ये क्यूबा के। अब यह क्यूबा में ताकता पलट कर करके और फिदेल कास्ट्रो जो है वो आए थे, और फिदेल कास्ट्रो भी सोवियत संघ के जैसा सिस्टम वगैरह चाहते थे। तो यहां अमेरिका को थोड़ा सा खराब लगी कि बगल में है और समाजवादी पैटर्न जो है ये अपना रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, लेकिन इसमें सोवियत संघ को बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारा दुश्मन अमेरिका है उसके बगल में हमारे एक जो है जात बिरादरी, हमारे जैसे दोस्त, हमारे जैसे इकोनॉमी वाला एक देश की संख्या एकदम बढ़ गया है। तो क्यूबा क्या किया, ये सोवियत संघ क्या किया कि इसको एक मौका मिला और सोवियत संघ ने क्यूबा से मित्रता को और क्या कर दिया, तो गंभीर कर दिया। यहां तक कि कहते हैं कि सोवियत संघ वाले ने क्यूबा को आर्थिक रूप से मदद देना भी शुरू कर दिया, यानी जो भी अगर दिक्कत होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये बेचारा पैसा देवेला काम कर रहा है। अब समझ रहे हैं कि सोवियत संघ क्यूबा को क्यों समर्थन कर रहा है, क्यूबा को क्यों आर्थिक सहायता दे रहा है, क्योंकि जब भी ये लड़ाई होगा यूएसए से, तो ये सोच लिया है कि अपन पूरा सोवियत संघ का जो प्रमुख देश एक रूस है, 15 में से सबसे प्रमुख देश क्या है, रूस है सोवियत संघ में। तो रूस के जो भी सैन्य अड्डे थे, ये चाह रहे हैं कि रूस के सभी सैन्य अड्डे क्यूबा में स्थापित कर देंगे। ध्यान सुनेंगे, बड़ा ही तेज आदमी है, सहायता फ्री में नहीं दे रहे हैं। दुनिया में कोई किसी को मदद नहीं करता ऐसे ही फ्री में। सर बात ना, हम भी आपको फ्री में नहीं, हम भी कहते हैं कि सर नोट्स लीजिए, 51 रुपया दीजिए, कैसे रुपया दीजिए, तबे पचेगा ना, तब मगनी की पढ़ाई नहीं पचेगा। तो हमारा भी कुछ ना कुछ लाभ है यूट्यूब पर आने का। अगर लाभ नहीं रहता तो ऐसे ही सुखता रहते, कमल ओढ़ के हमें ज्यादा ना मजा है, ये चिल्लाई से क्या फायदा है। अभी ध्यान सुनेंगे, तो सोवियत संघ का क्या इसमें बेनिफिट होना है, तो सोवियत संघ देख रहा है कि हम अपने यहाँ का सैन्य अड्डा क्यूबा में स्थापित कर लेंगे, तो ये के बेनिफिट हो गया। तो जब अड्डा यहां स्थापित करोगे तो पहले से इसको घुलाना मिलाना पड़ेगा, तो क्यूबा इसको आर्थिक सहायता दे रही है। इस दौरान ध्यान से सुनेंगे, अब ये तो भाई बगल का देश है तो इसको खराब लगेगा। अब यहां पर हुआ क्या कि ये जो सोवियत संघ के जो यहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, आप राष्ट्रपति कह सकते हैं, इनका नाम है निकिता खुश्चेव। ध्यान सुनेंगे, अब ये ध्यान में रखेंगे कि सोवियत संघ जिसको कहेंगे यूएसएसआर, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम है निकिता खुश्चेव। ध्यान सुनेंगे, निकिता खुश्चेव, ये ध्यान सुनेंगे, निकिता खुश्चेव जो है ये यूएसएसआर के इसी समय क्यूबा मिसाइल संकट के समय ये क्या थे, तो राष्ट्रपति थे। और ये सोच रहे हैं कि अपने सभी सैन्य अड्डे को यहां स्थापित कर देंगे, और यहां पर ये जो क्यूबा है यहां पे अभी अभी ताकता पलट कर करके कुछ दिन पहले, और हमारा एक दोस्त फिदेल कास्ट्रो आया है, और ये हमारे जैसे अर्थव्यवस्था चाहता है, तो ये तो चाहेगा ना कि हमारे भी जैसे देशों की संख्या, समाजवादी देशों की संख्या वर्ल्ड में बढ़े। और कहीं ना कहीं इसी सोवियत संघ को ये डर लगने लगा। ये डर कब लगने लगा, 1961 ईस्वी की अप्रैल में। ध्यान सुनेंगे, यानी सोवियत संघ वाले को ये चिंता होने लगा 1961 की अप्रैल में। ये चिंता क्या हो रहा है कि भले ना, यानी कहीं ना कहीं यूएसएसआर की जो चिंता इस बात को लेकर के हो रही है कि कहीं एक जो हमारा दोस्त वर्ल्ड में बढ़ रहा है क्यूबा, और कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा उस क्यूबा के ऊपर में सैन्य आक्रमण कर दिए जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहां पे तख्ता पलटी होकर के फिदेल कास्ट्रो जो है एकदम पूरा मॉडल बदल कर करके समाजवादी मॉडल अपनाने के लिए यहां पे फिदेल कास्ट्रो क्यूबा में आ गए हैं। और पहले क्यूबा की अगर बात कर ले तो क्यूबा पहले स्पेन का गुलाम था। वर्ल्ड में जैसे ही हम ये अगर जाएंगे तब पहले इधर से अगर यूरोप की तरफ जाएंगे, ये आपका अटलांटिक महासागर है, और पहले ही आपको एक देश मिल जाएगा, इसको कहते हैं पुर्तगाल। और पुर्तगाल जहां पे 1498 आप पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा आया था भारत में, तो इस तरह से भारत में ये आए थे। तो ये आपका बगल में पुर्तगाल के एक देश है, इसको कहते हैं स्पेन। आपके पास वर्ल्ड मैप होंगे तो देखेंगे तो स्पष्ट आपको बढ़िया समझ में आएगा। और ये कहीं ना कहीं ये स्पेन के ही पहले गुलाम था क्यूबा। अब ये ध्यान से सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं बात ये आ रहा है कि सोवियत संघ वाले 1961 में, अप्रैल 1961 में ये चिंता जता रहे हैं कि यहाँ एक दोस्त हमारा बढ़ा है, और इस पर फिर अगर अमेरिका वाला आक्रमण कर देगा तब
तो इसीलिए ध्यान से सुनेंगे, ये खूब सपोर्ट कर रहा है। अब यहां पे क्या हो गया कि सपोर्ट क्या कर रहा है, एक बात इसको और लगने लगा कि अगर हम अपने पूरे सैन्य अड्डे को क्यूबा में स्थापित कर लिए और अगर अमेरिका से जिस दिन हमको जो है कि पंगा हो जाएगा आमने सामने, तो यहां से इसको नुकसान ज्यादा कर पाएंगे। क्योंकि अगर यहां से हम नुकसान कम कर पाएंगे, लेकिन अगर क्यूबा में ही अगर हमारा पूरा सैन्य अड्डा अगर रह जाएगा तो अमेरिका को भारी नुकसान कर देंगे। इसमें ये अनुमान लगा रहे थे कि 2 गुना से अधिक जो है हम नुकसान अमेरिका को पहुंचा सकते हैं। एजा से मारेंगे तो तनी दिक्कत हो जाएगा, बगलवा तर से मारेंगे तो एक ज्यादा भूभाग को मिट्टी में मिला देंगे। तो इसमें यहां बहुत ज्यादा ये अपना बेनिफिट देख रहे हैं और ये क्यूबा को सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि इसी सोच को लेकर करके और सोवियत संघ वाले क्या कर रहे हैं, तो मिसाइल को कहां भेज रहे हैं, तो ये क्यूबा के यहां, ध्यान सुनेंगे, ये मिसाइल से भरे एकदम जहाजी जो बेड़े हैं वो कहां भेज रहे हैं, तो क्यूबा में भेज रहे हैं। और पूरा दनादन जो है सब मिसाइल लदा करके और क्यूबा में आ रहा था। इस दौरान याद रखेंगे, इस समय ध्यान से सुनेंगे, यहाँ के जो आपका यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, थोड़ा लिख दे आपको याद करने में सुविधा हो, कहाँ के, तो यूएसए के, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सर जॉन एफ कैनेडी। ध्यान सुनेंगे, जॉन एफ कैनेडी। ये प्रश्न एकदम बनेगा यहाँ से, इसीलिए नाम याद रखेंगे। क्यूबा में आ रहा है सोवियत संघ का पूरा एकदम जहाजी बेड़ा से जहाज पे लदा के एकदम पानी के मिसाइल भर के, और सब कहां आ रहा है, तो क्यूबा में। और इस बात की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला। ये एकदम प्रश्न एकदम पूछेगा कि कितने हफ्ते के बाद पता चला, तो 3 हफ्ते के बाद। हफ्ते समझते हैं ना, 1 हफ्ता यानी 1 सप्ताह जिसको बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में वीक कहते हैं। तो याद रखेंगे 3 वीक याद रखना है आपको, के वीक 3 वीक यानी 3 सप्ताह या 3 हफ्ते। 3 हफ्ते के याद रखेंगे बाद अमेरिका को इस बात की भनक लग गई, पता चल गई कि सोवियत संघ ने हमारे पड़ोसी देश क्यूबा के पास अपना मित्रता बढ़ाया है और अपना पूरा मिसाइल जो है वो कहां भेज रहा है, क्यूबा में। काहे भाई, तो इसको तो कहीं ना कहीं डर लगने लगा कि भाई अब ये जो यहाँ के जॉन एफ कैनेडी थे वो कहीं ना कहीं भयभीत होने लगे, और इस बात की खबर दुनिया में फैल गई। ये घटना 1962 ईस्वी की है, ध्यान से सुनेंगे, ये घटना कब की है, तो 1962 की, और यही है आपका क्यूबा मिसाइल संकट। बेचारा क्यूबा संकट में पड़ गया। क्यूबा तो इसका पक्ष लेता था कि इसको क्यूबा की तरफ से आर्थिक मदद सहायता भी मिलने लगा, तो क्यूबा की कहीं ना कहीं दोस्ती और सोवियत संघ से बढ़ गई, और इसके बदले में नाजायज फायदा क्या उठा रहा है कि सोवियत संघ पूरा मिसाइल भर के क्यूबा में ला रहा है। अब इसमें बेचारा क्यूबे ने संकट में पड़ गया, क्योंकि देखिए एक तरह से दोस्ती है लेकिन दोस्त बड़ी दूर है और दुश्मन बड़ी नजदीक है। तो दुश्मन मारेगा तो दोस्त के आते एकदम दिक्कत हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में पिसा गया के, तो क्यूबा। कहते ना कि गेहूं के साथे साथे जौआ पिसा जाए, तो वही बात है, ये दोनों की लड़ाई है। अब फेरा में पड़ गया बेचारा के क्यूबा। तो जब मिसाइल यहां से भर के आने लगा, अमेरिका को पता चल गया, तो अमेरिका अपने जहाजी बेड़े को कहां कर दिए, तो क्यूबा के आगे। और क्यूबा के जितने भी एरिया समुद्र से लगते थे, इन सभी एरियाओं को जो है वो अमेरिका चारों तरफ से इसको कवर कर लिया कि किसी भी जगह से जो है वो सोवियत संघ के जहाज क्यूबा में आ नहीं सके। और कहीं ना कहीं ये यूएसए डर रहा था, और यूएसए का ही डर नहीं था, पूरे दुनिया में एकदम सबके जो है कि करेजा सूख गया कि अबरी तो लड़ाई हो जाएगा। कहे कि सोवियत संघ के जो है कि मिसाइल वाला जहाज अमेरिका धर लिया है, और वो डर भी रहा है। और डरते डरते जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो ये भी कह रहे हैं, धमका भी रहे हैं कि आप अपने जहाज को क्या कर लो, तो रिटर्न ले लो, आप क्यूबा में तुम मिसाइल को नहीं भेज सकते। तो कहीं ना कहीं डरते डरते धमका भी रहे हैं और डर भी रहा है। और इसी बात को लेकर के ध्यान से समझेंगे, पूरे दुनिया में अब लग रहा है कि 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगा, क्योंकि 2nd वर्ल्ड वार तो हो गया था। अब ये आप ध्यान से सुनेंगे, 3rd वर्ल्ड वार होगा तो क्या, तो अभी हम आपको इमेजिन करा दें कि क्या हो जाएगा सर। इससे पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। उतना में जापान बेचारा एकदम छटपटा गया था। और परमाणु बम कितना का था, तो ये 10 से 15 केजी टन का था। ये 15 केजी और 21 केजी टन का था। ये ध्यान से सुनेंगे, 15 केजी और 21 केजी टन का पहले परमाणु मारा था, जिसको ये लिटिल बॉय कहते हैं, वो 15 केजी टन का था, और जिसको फैटमैन कहते हैं वो 21 केजी टन का था। पहले याद रखेंगे जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, और दूसरा 21 केजी टन का जापान के नागासाकी पर गिराया गया था। लेकिन इस बार संभावना ये आ रही है कि सोवियत संघ के पास में भी परमाणु है, और इसके
साथ में भी परमाणु है, और दोनों की अगर परमाणु की बात कर ले तो अब ये थोड़ी बहुत परमाणु नहीं है, 10,000 से लेकर के और 15,000 केजी टन का परमाणु यूज होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 15 और 10 केजी के परमाणु वाला टन में इतना भयंकर जो है कि जापान में स्थिति भयावह हो गई। और जब ये दोनों लड़ेगा और यूज करेगा कितना केजी टन, तो 10,000 केजी टन और 15,000 केजी टन, बताइए देश के तो एकदम चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देगा। हम लोग कहते हैं, लड़ाई करते हैं तो कि अरे हलक में हाथ डाल के तो करेजा हम फाड़ दे, समझ रहे बात ना। और ये लोग करेजा फाड़ा फाड़ी नहीं करेगा, देश के एकदम भूभागे फाड़ा फाड़ी करेगा, मारेगा समुद्र में तो एकदम समुद्र सुखा देगा, ऐसा लड़ाई कर देगा। अब पूरा देश बेचारा एकदम करेजा धकर धकर कर रहा है कि कखनी सब लड़ जाएगा, हमनियों के साथ लपेट देगा। लेकिन कहते हैं कि इस सिस्टम को यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, इसी पूरा होड़ को कहेंगे सर क्यूबा मिसाइल संकट, यही आपको समझना है। और प्रश्न कैसे बनते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, तो 1962 ईस्वी। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये याद रखेंगे जॉन एफ कैनेडी। जबकि कहेगा क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो यहां याद रखेंगे निकिता क्रुश्चेव। इनके बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे याद हो जाएगा, अभी आपको घबराना नहीं है। और क्यूबा में कौन थे, तो फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो जो है वो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। तो तीनों जगह के राष्ट्रपति यहां लिख भी दिए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे हम फोकस कर रहे हैं और दोबारा बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरह के मामला हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका ने एक बहुत ही बढ़िया सा सूझबूझ वाला रास्ता निकाल दिया। और ये दोनों समझ गए थे कि अगर अबर लड़ाई हो गया ना सर, अबर लड़ाई हो गया तब बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ये भयंकर बर्बादी से बचने के लिए ये लोग एक अपना रास्ता निकाल लिए कि समझौता कर लिए, और इसको इतिहास में अपरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरोध। वो हम आपको लिखा देंगे कि ये क्या है, संतुलन वगैरह सारा चीज कर देंगे। लेकिन ये ध्यान सुनेंगे, ये दोनों जान गए कि अगर लड़ाई होगी तो घमासान लड़ाई होगी और इसमें बहुत ज्यादा तबाही होगा। और इस तबाही से बचने के लिए ये लोग सॉल्यूशन निकाल लिए कि अब जो है ये अपनी जहाजी चीजों को, जो भी सैन्य यहां से भेज रहे थे मिसाइल उसाइल, ये सब अपना रिटर्न लेने लगे। और एक समझौते के तहत जो है मामला क्या हो गया, शांत। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो था। तो ये याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आपके आएंगे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय, क्यूबा मिसाइल पहले तो हुआ कब था, तो 1962 में। और उस समय में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्यूबा के राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, एनसीईआरटी बुक्स को इसके बाद पढ़ने के बाद समझ में आया होगा, या फिर पहले से नहीं समझ में आ रहा था अब समझ में आया होगा, तो प्लीज चैनल पे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के बहुत सारे कड़ियों को आराम से पढ़ते रहे बिना एकदम मन में स्ट्रेस लेकर करके, तो आपके लिए हम मेहनत कर देंगे आधे से अधिक और आपके चीजों को आसान कर देंगे। बस बशर्ते एक ही आपसे उम्मीद है कि आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर 12th क्लास के अगर आप बच्चे होंगे तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आज पढ़ेंगे कल साफ हो जाएगा। आपके इंपॉर्टेंट कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं और कितने सब्जेक्टिव हर चैप्टर से हैं, इसके लिए जो नोट्स होता है वो आप हमारे जो व्हाट्सएप पर नंबर दिया जाता है स्क्रीन पे, उस पर आप संपर्क कर करके आप हमसे नोट्स खरीद लीजिए। 10, 20, 50 रुपया में कुछ नहीं है, मात्र 51 रुपया में 3 आपका सब्जेक्ट का हम आपको नोट्स दे देते हैं, A to Z ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो आप उसको परचेज कर लिया कीजिए और उससे हमको भी लाभ होगा। हम आपका एजुकेशन सिस्टम में सुधार करेंगे, डिजिटल बोर्ड वगैरह यूज करेंगे, और उसके बाद आपको भी बेहद लाभ मिलने वाला है कि जो ऑफलाइन के बच्चे 3000, 4000 रुपए दे करके पढ़ते हैं आर्ट्स वाले पेपर को, और आप मात्र 51 रुपया में अच्छे तरह से पढ़ भी ले रहे हो और आपको नोट्स भी हम आपको एकदम लिख करके दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।